हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। और आज का करंट अफेयर्स मैं लेकर आया हूँ, लाया आज हूँ, लेकिन ये करंट अफेयर्स कब का है? कल का है, क्योंकि जब अपडेट आएगी सब करंट की तभी तो वीडियो बन पाता है ना। तो देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या है। तो बने रहिए साथ में, देखते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पार्श्व गायिका क्या नाम है इनका? उमा रमणन। इनका 72 साल की उम्र में इन्होंने अलविदा कह दिया है। अलविदा, अलविदा, इन्होंने अलविदा कहा है। और ये तमिल की बहुत अच्छी सिंगर थी, प्लेबैक सिंगर। इन्होंने मोस्टली क्या तमिल गाने गाए हैं। कौन से? तमिल गाने इन्होंने गाए हैं। ये देखिए, इन्होंने मुख्य रूप से क्या तमिल भाषा में गाने गाए हैं। आज सुबह ही मैं इनके गाने सुन रहा था, जब मैंने ये वीडियो बनाई तब भी पता चला मुझे इसके बारे में। तो इन्होंने मोस्टली क्या तमिल गाने गाए हुए हैं। और इनका 72 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कह दिया है? अलविदा कह दिया है इस दुनिया से। ठीक है, आजकल वो गाना बहुत चल रहा है, इसको मुझे विदा करो, यही मान लीजिए, क्योंकि वो गाना बेसिकली एक सिंगर को समर्पित है। तो चेन्नई में इनका निधन हो गया है। और ये मतलब काफी फेमस सिंगर थी। एक वहां पे म्यूजिशियन है एल्लाई राजा करके, उनके साथ इन्होंने बहुत गीत गाए हैं, बहुत सारे। इनके पति कौन है? रमणन के परिवार में उनके पति हैं एवी रमणन और बेटा विघ्नेश रमणन। तो मेन आपको इसमें क्या क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है इनका 72 साल की उम्र में इन्होंने अलविदा कहा। ठीक है, और कब? ये कल की न्यूज है, हाँ, यानी कल यानी कि 2 मई की न्यूज है। इनका नाम क्या था? उमा रमन, जिन्होंने किसमें मुख्यतः तमिल भाषा में गीत गाए हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये आपको इतना तो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है विश्व टूना दिवस की। टूना दिवस मतलब कोई कार्टून की बात नहीं हो रही है यार, टूना से आप कार्टून समझे। ये टूना क्या होता है? एक फिश होती है, एक टाइप की, एक प्रकार की फिश होती है। अलग अलग प्रकार की फिशेज होती हैं। तो ये टूना क्या है? फिश है। तो इसके लिए क्या बनाया जाता है? एक विश्व टूना दिवस। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड टूना डे के रूप में इसको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है 2 मई को। कब? 2 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी वैश्विक स्तर पर, मतलब विश्व स्तर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। ये मतलब मेन मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके क्या, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, मतलब कि इस मछली के बारे में, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। सबसे पहली बार ये दिन कब मनाया गया था? 2017 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2017 में पहली बार यह दिन मनाया गया था, वर्ल्ड टूना डे, विश्व टूना दिवस। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र के अनुसार माने तो क्या, विश्व के कई देश खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए टूना मछली पर ही निर्भर हैं। मतलब उनके पास क्या है कि यही एक साधन है खाने के लिए, पोषण लेने के लिए। तो क्या है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे मछली इसी मतलब इसी मछली पे लोग निर्भर है। तो क्या है, इसी पे निर्भर है। इस चक्कर में इसका इसको बचाना है, क्योंकि अगर भाई देखिए मछली नहीं बची, इसका वही नहीं बचा अस्तित्व, तो क्या होगा? ये देशों में भी तो भूखमरी और ये सब आ सकता है ना। तो इस वजह से क्या है, यह इम्पोर्टेंट है और ये डे मनाया जाता है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 96 96 से अधिक देशों में टूना मछली का पालन किया जाता है और इसकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। ठीक है, लगातार इसकी क्षमता क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो किस लिए टूना दिवस मनाया जाता है? आपको समझ आ गया होगा। कब मनाया जाता है ये समझ आ गया होगा, किसके द्वारा मनाया जाता है ये समझ आ गया होगा, पहली बार कब मनाया गया था ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला ये है, हितेश सेठिया जी हैं, वो क्या बन गए हैं? 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ बन गए हैं। क्या नाम है इनका? हितेश सेठिया। हितेश सेठिया क्या बन गए? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ, सीईओ बन गए, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय यानी कि एमसीए। देखिए जो भी कंपनियां होती है ना हमारी, जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, ये सब होती है, तो हमें उनमें क्या, इसमें एमसीए में इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। एमसीए की एक वेबसाइट है, आप उसको गूगल करोगे, आप इजीली उसमें देख सकते हो कौन कौन सी कंपनीज हैं रजिस्टर्ड है, नहीं है।
अब कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा हो, कोई कंपनी से आप कुछ ऐसा कुछ हो रहा हो, आप तुरंत कंपनी को एमसीए की वेबसाइट पे सर्च करो। अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, जेन्युइन है, तो वो एमसीए की वेबसाइट पे होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एमसीए ने हितेश कुमार सेठिया को 3 साल की अवधि के लिए क्या बना दिया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी अभी लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की अपनी मंजूरी दे दी है, जो कब से 15 नवंबर 2023 से प्रभावी है। ठीक है, 15 नवंबर 2023 से प्रभावी है। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है किसकी, चीन और पाकिस्तान की साझेदारी की। अब इन्होंने क्या साझेदारी कर ली, देखते हैं जरा। इसमें साझेदारी क्या, मतलब नाम हो गया होगा, सिर्फ चीन ही करेगा जो करेगा। तो चांग ई 6 के साथ चंद्रमा की गहराई में नई खोज करने जा रहे हैं ये। क्या, चीन चंद्रमा की एक गोल यात्रा पर चांग ई लूनर जांच शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, जो उनके अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करेगा। मिशन का उद्देश्य क्या है, चंद्रमा के दूर की ओर से मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठा करना। ठीक है, इससे प्रारंभिक विकास और आंतरिक मंडल में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान होगी। इतना इतना ज्यादा खास नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें खास हैं। एक तो चीन पाकिस्तान की साझेदारी क्यों, मतलब साझेदारी क्यों हुई, और इसका नाम क्या था, तो ये चांद ई 6 आप याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल ये उसमें आएगा करंट में, ये आप याद कर सकते हैं। किस लिए कर रहा है ये आप याद कर सकते हैं। बाकी अपने देश में अभी फिलहाल इनकी बात कोई करता नहीं है ज्यादा, बुरे टर्म में करते हैं, अच्छे टर्म में उतनी बातें नहीं करते हैं चीन और पाकिस्तान की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको होप समझ आ गया होगा। आगे क्या कह रहा है, आगे अप्रैल में क्या है, जीएसटी कलेक्शन ने इतिहास रिकॉर्ड बनाया है। देख रहे हो कितना रिकॉर्ड बना दिया है। अप्रैल 2024 में भारत ने अपने माल और सेवा कर पर जीएसटी यानी कि राजस्व संग्रह, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें क्या कर दिया है, अभूतपूर्व 2.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कितना, 2.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये पिछले वर्ष की, मतलब पिछले वर्ष के संग्रह से कितना वृद्धि कर गया है, 12.4%। कितना वृद्धि कर गया है, 12.4% वृद्धि कर गया है पिछले वर्ष से। तो यह एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है जीएसटी कलेक्शन में। और किसी चीज में रिकॉर्ड नहीं बन रहे हैं, यहाँ रिकॉर्ड बन रहा है, देख रहे हो आप। यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू लेन देन में और मजबूत वृद्धि, घरेलू लेन देन में 13.4% की मजबूत वृद्धि, और आयात में कितनी, 8.3% की वृद्धि से प्रेरित थी। ठीक है, इतना समझ आ गया। मतलब इन टर्म्स ऑफ घरेलू लेन देन एंड आयात पूछे तो आप ये परसेंटेज नोट डाउन कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। लेकिन आप टोटल याद रखोगे 12.4%, तो उस हिसाब से आपका मोस्टली यही पूछने का उसका चांसेस है। और ये 2.10 लाख करोड़। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे बात किसकी हो रही है भाई, बांग्लादेश की। देख रहे हैं, बांग्लादेश का मैप है ये साइड में। ये क्या है, ढाका इसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, भारत अगले 5 वर्षों के लिए क्या, बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ नहीं यूपीएससी और बीसीएस करके प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, वैसे ही उनके यहाँ भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो उनका जो ट्रेनिंग होगा ना, प्रशिक्षण, प्रशिक्षित करने के लिए क्या हुआ है, भारत सरकार ने 2025 से 30 तक के लिए 1500, कितने, 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता निर्माण करने के लिए समझौता को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ, मतलब वही समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है कि भाई, उन्होंने कहा कि आप हमारे ये कुछ 1500 लोग हैं, क्या आप इनको थोड़ा ट्रेनिंग दे देंगे, बता देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो कितने दिन का रखना है। तो उन्होंने कहा रख लेते हैं 25 से 30 रख लेते हैं, 5 साल तक। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, तो पेपर वेपर बनवा लो। तो वो गए, पेपर बनवा लाए, और पेपर बनवा के आया, उन्होंने साइन कर दिया बातचीत करके, और बस समझौता हो गया आपस में। 5 साल के लिए क्या करेंगे, ये 1500 अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे, उसे वैसे ही फिर वो ट्रेंड हो जाएंगे, तो नाम हो जाएगा कि भाई भारत ने ट्रेनिंग दी थी बांग्लादेश को। समझ में आ गया, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को। तो ये आपको
वो समझ आ गया होगा। इसके अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ है भाई, अक्षय ऊर्जा में इंडियन ऑयल ने क्या किया है, निवेश किया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। अब आप कहोगे अक्षय ऊर्जा क्या होती है, देखिए अक्षय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो क्या होती है, बार बार खुद से रीन्यूएबल होती है, मतलब रीन्यूएबल। अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, रीन्यूएबल, बार बार नया होने में सक्षम, रीन्यूएबल, जिसे जिसमें बार बार नया होने की एबिलिटी हो, अक्षय ऊर्जा। ठीक है, जो जैसे कि जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, पानी से प्राप्त होती है, हवा से प्राप्त होती है, ये सब क्या होता है, नेचुरली ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। तो इनको क्या अक्षय ऊर्जा भी, इनको अक्षय ऊर्जा ही कहते हैं। तो इसमें इसने क्या किया है, इंडियन ऑयल में इसने निवेश किया है कितना, 1 गीगावाट क्षमता के लिए इसने निवेश किया है कितना, 5,215 करोड़ रुपए इसने निवेश किया है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा में इसने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इतना 5,215 करोड़ रुपए 1 गीगावाट क्षमता के लिए निवेश किया है। वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं है, आपको ये मेन नंबर याद रखना है और गीगावाट याद रखना है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या है, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए किनको, डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया गया है। किसको, डॉक्टर बीना मोदी को। ये क्या है, मोदी इंटरप्राइजेस जो है उसमें के मोदी ग्रुप की क्या है, चेयरपर्सन और प्रबंधक निदेशक हैं। क्या है, चेयरपर्सन और प्रबंधक निदेशक हैं मोदी इंटरप्राइजेस के ग्रुप की, के मोदी ग्रुप की। ठीक है, तो इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। सम्मानित करने का मतलब कि इनको पुरस्कार दिया गया, बुलाया गया, बिठाया गया, खिलाया गया, यही होता है सम्मान। मतलब उन्होंने अच्छा कुछ किया तो उनको सम्मान दे दिया गया। जो अच्छा नहीं करेगा उसको सम्मान नहीं मिलता है, आप भी जानते हैं क्या ऐसा समाज है, क्या है। ठीक है, अच्छा करोगे तो सम्मान मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ज्यादा हो गया ज्ञान। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कह रहा है। अच्छा, ये सम्मान मिला क्यों, ये भी देख लीजिए। सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स के नए भवन के उद्घाटन के दौरान मिला है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर घुमा के पूछा तो इसको पूछ सकता है ये कि किस दौरान मिला था या उस दिन क्या था ऐसा। तो क्या था उस दिन, सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स का नया भवन बना था, उसका क्या था, उद्घाटन था। फीता कटिंग थी, देख रहे हैं, फीता काटने गए थे उस जगह पे, उसी प्रोग्राम था, उसी दौरान इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में जगदीप धनखड़ जी यानी उपराष्ट्रपति जी को बुलाया और इनको भी सम्मानित किया गया, डॉक्टर बीना मोदी जी को। ओके, ये समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनकी बात करते हैं, ये कौन है, मशहूर लेखक है। आप इनकी फोटो देख रहे हैं साइड में, ये क्या है, बहुत मशहूर लेखक है। इनका क्या नाम है, पॉल ऑस्टर। पॉल ऑस्टर इनका नाम है। इनका भी क्या, 77 साल की उम्र में निधन हो गया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं करंट के कि इनका निधन कब हुआ, इनकी क्या एज थी, ये सब क्वेश्चन ये डायरेक्ट होते हैं। तो ये कब का, कल का है, तो ये कल का है आपका, यानी कि 2 मई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है 77 साल की उम्र में। यह क्या थे, प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकारक और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने फिल्म भी निर्मित करी है कुछ। तो पॉल ऑस्टर का निधन हो गया है। अपने प्रशंसित काम द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, इसके लिए द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी। अब आपसे ये पूछ सकता है, क्योंकि देखिए जब ऐसा कुछ होता है इवेंट, तो क्या होता है, ये अभी चर्चा में होता है, तो इससे में आप पूछ सकते हैं कि द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी के लेखक कौन थे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये हो मतलब, तो आपको ये क्या करना है, ये अपने दिमाग में एकदम भर लेना है कि द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी, पॉल ऑस्टर, इनका निधन हो चुका है। ये क्या थे, प्रसिद्ध लेखक थे, मशहूर लेखक थे। और न्यूयॉर्क में किस वजह से उनकी मृत्यु हुई है, फेफड़ों के कैंसर के कारण। कैसे, फेफड़ों के कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। होप ये आपको क्या समझ आया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किसकी बात हो रही है, काठमांडू की बात हो रही है। काठमांडू कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेपाल में पड़ता है काठमांडू। अब इसको क्या घोषित कर दिया जाए,
देख रहे हैं आप, प्रदूषित शहर, ये बोलने में भी मुझको इतना खराब लगता है, सच बताऊं तो, कि किसी जगह को आप प्रदूषित बोलने में ही खराब लगता है। और यहाँ क्या बात हो रही है, दुनिया की बात हो रही है। मतलब सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया है, उस पूरी दुनिया में इस शहर को प्रदूषित घोषित कर दिया गया, और भी सबसे ज्यादा। ठीक है, वो भी शहरों की बात हो रही है। देशों की बात करें तो फिर भी कम देश है, लेकिन शहर तो कितने सारे शहर हैं, उसमें टॉप पे आया है क्या, काठमांडू। और यह कुछ भी कहिए, हो सकता है, मतलब हो क्या सकता है, ये जो हम इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं गलत तरीके से, फास्ट तरीके से पहाड़ों में, ये सब इसी का परिणाम है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय ने क्या कहा है, काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि के कारण क्या हुआ है, निवासियों में मास्क पहनने का भी आग्रह जारी कर दिया गया कि भाई साहब, अब बिना मास्क पहने आप नहीं निकल सकते, और जरूरी है, नहीं तो लगेगा फाइन 500 रुपए का। ऐसा कुछ बोला नहीं है, हम ही बता रहे हैं। तो IQ एयर के कितना अनुसार इस संगठन को दुनिया भर के 101 शहरों में वास्तविक समय प्रदूषण को मापता है जो। ठीक है, तो काठमांडू को क्या विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर का स्थान दिया गया है। मतलब ये एक्चुअल में इम्पोर्टेंट चीज है। और इम्पोर्टेंट से जा, मतलब आप पढ़ के इम्पोर्टेंट है एग्जाम में तो करोगे, लेकिन आप खुद में भी समझना पड़ेगा ये चीज कि यह कितनी गलत चीज है, कि कोई शहर प्रदूषित होता जा रहा है और उस पर कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई भी सरकार, कोई भी लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। तो ये आपको क्या है, आपका तो एक नंबर बन जाएगा करंट अफेयर्स बन के, लेकिन बाकी जो आने वाले लोग होंगे ना, उनका एक नंबर भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो लोग हो सकता है रहे ही ना ये प्रदूषित शहर होने की वजह से। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि ये काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है किसकी, वायरस से रिलेटेड एक बात हो रही है। वायरस क्या है, वायरस का नाम है मम्स वायरस। मम्स मतलब कैसा, MUMPS। ये क्या है, ये वायरस है, मम्स वायरस की बात हो रही है। ये क्या कह रहा है, भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं इसके केसेस। इसके हिंदी में बोले तो कंठमाला, कंठमाला के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका लक्षण देखिए क्या है, लक्षण वही सेम जो है आपके कौन से हैं, कोरोना वाले हैं। आपका गला सूखेगा, आपको बुखार आएगा, थकान रहेगी बॉडी में, ड्राई, मतलब आपको थकावट फील होगी। यही मतलब मोस्टली क्या आप देख रहे हैं ना, आजकल जो भी वायरस आ रहे हैं वो आपके हमला कहाँ करते हैं, श्वसन प्रक्रिया पे, श्वसन प्रक्रिया पे हमला करते हैं, जिससे क्या होता है, आप कमजोर हो जाते हैं। वैसे ही क्या है, यह भी वायरस है जो हमला करता है, तो इसके क्या कर रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये वायरस देखिए कहाँ हमला कर रहा है, लार ग्रंथियों को निशाना बना रहा है। इसको लार ग्रंथियों को, जैसे आपके मुंह में जो लार बनती है ना, तो उनको निशाना बना रहा है, तो इसके कारण आपको ड्राइनेस होगी। अब ड्राइनेस होगी तो आपको लो फील होगा, और गले में खरखराहट खराहट जो भी होती है वो सब फील होने लगेगी। तो यह वायरस वहीं पर अटैक करता है। तो ये आपको हो समझ आ गया होगा कि इसके केसेस बढ़ रहे हैं, इसके मम्स वायरस के, जो बहुत ही खतरनाक है। लोगों को बच के रहना चाहिए, क्योंकि तो यह कान और जबड़े के बीच में क्या करता है, पैरोडिक ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन का लक्षण दिखाई देता है इससे। ठीक है, तो आपको इससे बहुत बच के रहना है, और ध्यान रखना है अपना और लोगों का भी। चलिए आगे देखते हैं। और आगे क्या हो रहा है भाई, भारत में इस बार क्या होने जा रहा है, 46वां अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करने जा रहा है भारत। कौन सी, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक। देखिए इस बैठक में क्या होता है, इस बैठक में कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं, पर्यावरण संरक्षण वाले लोग आते हैं, और आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई और क्या कर सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं, और क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे अच्छा ये पिघल रहा है इस जगह से, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ बर्फ पिघल रही है, अच्छा यहाँ बर्फ ज्यादा जमने लगी, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को क्या करते हैं, विषय के पे बात करते हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड, और किसके लिए, कि वैज्ञानिकों को और क्या करना चाहिए और क्या किया हुआ है, तो सब पे बात होती है। तो इसमें कितने, 60 से अधिक देश के लोग आते हैं। ठीक है, 60 से अधिक देशों के लोग आते हैं इसमें, इस मीटिंग में। अब हम बात करें इसकी, की बैठक किसमें होती है, कि ATCM 46
ठीक है। ATCM 46 का मतलब क्या है? अंटार्कटिक ट्रीटी कॉन्स्टिट्यूटिव मीटिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? ATCM 46। 46 का मतलब 46वीं मीटिंग है ये। और कब से कब तक हो रही है ये भारत में? 20 मई से 30 मई तक। कहाँ हो रही है? कोच्चि, केरला। आप केरला में ना कोच्चि, तो कोच्चि बेसिकली लोग कोचीन बोलते हैं, वो कोच्चि है। तो कोच्चि केरला में इसका 46वां क्या हो रहा है? बैठक हो रहा है इस संधि का, जिसमें कितने 60 से अधिक देश आएंगे। उसके बड़े बड़े लोग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के, ये सब लोग आकर बैठेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इसका पूरा नाम क्या है एटीसीएम का? अंटार्कटिक ट्रीटी कॉन्स्टिट्यूटिव मीटिंग। अब इसके लिए क्या पर्यावरण संरक्षण समिति है, समिति का क्या नाम है? CEP 26। ठीक है, ये क्या करेगा? इसकी मेजबानी करेगा इस बार। कौन? CEP 26, ये इसकी मेजबानी करेगा। इसका क्या नाम है? कमेटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये क्या है? CEP 26, ये क्या करेगा इस बार? इसकी मेजबानी करेगा। तो ये आपको उल्टा पुल्टा जो भी मैंने इधर उधर से जो भी ऐसे पढ़ाया आपको, वो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें आपको मेन मेन पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ATCM 46 आपको पता होना चाहिए। ATCM पता है तो 46 तो ऐसे ही पता होगा, क्योंकि ये 46वां है। और कहाँ हो रहा है इस बार 46वां? भारत में हो रहा है। भारत में कहाँ हो रहा है? केरला में हो रहा है। केरला में कहाँ हो रहा है? कोची में हो रहा है। किस डेट को हो रहा है? 20 से 30 मई के बीच में हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या क्या बातें होती हैं वो तो आपको पता है। पर्यावरण से रिलेटेड बात होगी, क्योंकि अंटार्कटिका की बात हो रही है। वैज्ञानिक आएंगे, उनसे रिलेटेड बात होगी, और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होगा। और क्या होगा? 60 से अधिक देश होंगे, जिससे 350 से अधिक लोग इसमें भाग लेंगे। कितने? 350 से अधिक लोग 60 देशों से आएंगे और इसमें भाग लेंगे। तो ये आपको वो समझ आ गया होगा। यही था आज का लास्ट। ओके, तो अब क्या करते हैं? अब पहुंचते हैं अपने पहले पेज पे और बात करते हैं थोड़ी सी अपने फायदे की। अपने फायदे की बात क्या है? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको क्या कर दो? ऐसे जाके ऐसे लाइक कर दो। ठीक है, लाइक कर दिया। अब क्या करो? इसको ऐसे करके ऐसे शेयर कर दो। ठीक है, शेयर कर दिया। आप कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो तो एक बार फिर से लाइक कर दो, दोबारा नहीं करना भाई, अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए क्या, टाटा, बाय बाय।